नमस्कार, प्रणाम। मैं निर्दमन तिवारी हूँ। स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अधिवक्ता महोदय में। लखनऊ विश्वविद्यालय में एलएलबी 3 ईयर्स कोर्स में, एलएलबी 5 ईयर्स कोर्स में आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। एलएलबी 3 ईयर्स कोर्स के पेपर्स को लेकर के बात की गई है, 5 ईयर्स के कोर्स को लेकर के बात की गई है। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका एलएलबी ऑनर्स का थर्ड सेमेस्टर का पहला पेपर है, सेकेंड ईयर ऑनर्स का जो पहला पेपर है इंटीग्रेटेड कोर्स का, पॉलिटिकल साइंस का तीसरा पेपर, पॉलिटिकल साइंस का थर्ड पेपर। और जो इसकी 4 यूनिट का सिलेबस है आपका, उसमें पहली यूनिट आपका लीगल ऑर्डर और फंक्शन ऑफ लॉ से रिलेटेड है, जिसमें आपको लॉ के फंक्शंस को पढ़ना होता है, लॉ के डेफिनेशन को पढ़ना होता है, लॉ जस्टिस और मॉरलिटी का जो नेक्सस है उसको पढ़ना होता है, और लॉज का जो क्लासिफिकेशन है म्यूनिसिपल लॉ का, इंटरनेशनल लॉ का, पब्लिक प्राइवेट लॉ का, सब्सटैंटिव प्रोसीजर लॉ का और सिविल का, क्रिमिनल का। तो जो वर्गीकरण किया गया है विधियों का, जो कानून का वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है, उसको लेकर के है। दूसरी यूनिट पूरी की पूरी डिवोटेड है सोर्सेज ऑफ लॉ को लेकर के, जिसमें आपको 3 चीज़ें पढ़नी है कि लॉ के सोर्स के रूप में कस्टम का मतलब क्या है, एक वैलिड कस्टम के लिए क्या एसेंशियल चीज़ें होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है प्रीसिडेंट, पूर्व निर्णय का मतलब क्या होता है, न्यायिक पूर्व निर्णय क्या होता है, और लेजिस्लेशन, विधायिका के द्वारा किया गया विधायन। तीसरी यूनिट जो आपकी है वो इंडियन फेडरल सिस्टम से रिलेटेड है, और पहला जो आपका टॉपिक है कॉमन लॉ फाउंडेशंस को लेकर के है। दूसरा जो टॉपिक है रूल ऑफ लॉ और सेपरेशन ऑफ पावर्स को लेकर के है। रूल ऑफ लॉ मीन्स एविडेंसी का, विधि का शासन सिद्धांत, और सेपरेशन ऑफ पावर मतलब शक्तियों का पृथक्करण, मॉन्टेस्क्यू का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, और रूल ऑफ इक्विटी है, समता का सिद्धांत है, और प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है। दोनों पक्षों को सुना जाना चाहिए, बिना केवल एक पक्ष को सुन करके आर्डी अल्टरम पार्टम का के विरोध में आप कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। इस प्रकार के जो सिद्धांत हैं। और चौथी यूनिट जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर को लेकर के है, वो यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज को लेकर के है, उनके फंक्शंस को लेकर के है, टेररिज्म की बात की गई है। और जो रीजनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, G20 का नाम आप सुनते होंगे, G7 का नाम सुनते होंगे, ब्रिक्स का नाम आप सुनते होंगे। तो इस प्रकार के जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको लेकर के बात की गई है। अब अगर हम सवालों की बात करें तो पहला सवाल आपके लिए है कि जो लॉ की डेफिनेशन है, लॉ का जो मीनिंग है, लॉ का डेफिनेशन क्या है, लॉ का मीनिंग क्या है, लॉ के विषय में अलग अलग विचारकों ने, अलग अलग विद्वानों ने क्या कहा है। और दूसरा जो आपके लिए बड़ा सवाल है कानून का जो वर्गीकरण है। अब इस वर्गीकरण में आपको एक सवाल तो सिंपल ये पूछा जा सकता है कि सारा का सारा क्लासिफिकेशन बताइए, लॉज की जो क्लासिफिकेशन है उनके विषय में चर्चा कीजिए। तो उसमें आपको सब लिखना है, सिविल क्रिमिनल लॉ लिखना है, सब्सटेंटिव प्रोसीजरल लॉ लिखना है, और म्यूनिसिपल इंटरनेशनल लॉ के बारे में लिखना है। और एक सवाल उसी में कभी कभी ये पूछा जाता है, सीधा पूछा जाता है कि सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ में क्या अंतर है, या सब्सटेंटिव लॉ में प्रोसीजरल लॉ के जो लक्षण हैं वो क्या हैं बताइए, सिविल लॉ के, क्रिमिनल लॉ के अंतर क्या है या लक्षण क्या है बताइए। तो प्रयास कीजिए कि जिस समय आप लॉज के क्लासिफिकेशन को पढ़ रहे हैं उस समय क्लासिफिकेशन के साथ साथ में आप दोनों का अंतर भी पढ़ते हुए आइए। सब्सटेंटिव लॉ का मतलब सारवान विधि, प्रोसीजरल लॉ का मतलब प्रक्रियात्मक विधि, जहाँ पे सब्सटेंसेस लिखे हैं वो सब्सटेंटिव लॉ है, जहाँ पे प्रोसीजर लिखा हुआ है वो प्रोसीजरल लॉ है। तो इस प्रकार से जो अंतर है उसको आप देखते हुए आइए। उसके बाद दूसरी चीज़ है कि जो जो आपका जो सिलेबस में अगली चीज़ है क्लासिफिकेशन और डेफिनेशन फंक्शन, ये दो आपके लिए बहुत ज़रूरी पोर्शन है। तीसरे की जब हम बात करते हैं सवाल की, तो सोर्सेज ऑफ लॉ का जो सवाल है, विधि के सोर्स के रूप में कस्टम के विषय में बताइए, विधि के स्रोत के रूप में प्रेसिडेंट के बारे में बताइए, लेजिस्लेशन के विषय में बताइए। और अगर पिछले साल के सवाल की अगर बात करें, इसमें जो सवाल आपका आया था, पहला सवाल था कि लॉ की डेफिनेशन क्या है, लॉ का फंक्शन क्या है, और जस्टिस को लेकर के पिछली बार सवाल आया था कि जस्टिस का मतलब क्या है, मॉडर्न टाइम में जस्टिस का मतलब क्या है और इसके काइंड्स क्या क्या हैं। प्रेसिडेंट को लेकर के जो सवाल आया था वो सीधे सीधे लॉ के सोर्स के रूप में, या लॉ का सोर्स ऐसा नहीं पूछा गया था। जो सवाल थोड़ा सा घुमा के आया था कि हाईलाइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रेसिडेंट इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट। प्रेसिडेंट मीन्स जो पूर्व निर्णय की जो उपयोगिता है, जो उसका जो सामंजस्य स्थापित किया गया है डेमोक्रेटिक स्टेट के ताने बाने में, डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर, उसके विषय में बताना था। और गिव एग्जाम्पल ऑफ एटलीस्ट 2 लैंडमार्क केसेस इन दिस रिगार्ड। वही तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जिस समय आप सोर्सेज ऑफ लॉ पढ़ रहे हैं उस समय आप इस प्रकार के सवाल के लिए भी तैयार रहिए। इस प्रकार के सवाल से मेरा मतलब है कि सीधे सीधे कस्टम के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में, लेजिस्लेशन के बारे में सवाल आएगा, इसकी उम्मीद मत करिए। थोड़ा सा सवाल में पेचीदगी हो सकती है, थोड़ा सा सवाल टेढ़ा हो सकता है, उसके लिए आप तैयार रहिए। तो सोर्स ऑफ लॉ की बात कर ली हम लोगों ने। उसके बाद जहाँ पे हम ये जो जस्टिस वाली बात जहाँ पे कर रहे हैं, लॉ जस्टिस एंड मॉरलिटी वाली बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जस्टिस के संदर्भ में जॉन रॉस की जो थ्योरी है,
जस्टिस को लेकर के। तो उस जॉन रॉल्स की थ्योरी को भी पढ़ करके आइएगा, कई बार वो पूछी गई है, तो जस्टिस से और जॉन रॉल्स की जस्टिस थ्योरी से सवाल पूछे जाने की काफ़ी उम्मीद है। उसके बाद हम अगर तीसरी यूनिट में पढ़ें तो जो इंडियन फेडरल सिस्टम में जो भारतीय जो संघीय व्यवस्था है और भारतीय संविधान में दो जो सिद्धांत हैं बिल्कुल इस बेसिक स्ट्रक्चर के जैसे ही हैं, रूल ऑफ लॉ और सेपरेशन ऑफ पावर। रूल ऑफ लॉ आपको आर्टिकल 14 में उसका लक्षण मिल जाता है, उसका अपने यहाँ पर जो परिप्रेक्ष्य है, संदर्भ है, वो मिल जाता है। रूल ऑफ लॉ का जो एविडेंसी का सिद्धांत था, विधि का शासन का सिद्धांत, और दूसरा सिद्धांत जो सेपरेशन ऑफ पावर का है, वो दोनों सिद्धांत आपके लिए बहुत जरूरी है, दोनों को पढ़ करके आइएगा। और सवाल कैसे आते रहे हैं उसके जो पिछले बार के उसमें अगर हम देखें तो विधि के शासन पर डायसी का शोध प्रबंध क्या है, भारत में विधि के शासन का वर्णन कीजिए, शक्तियों के विभाजन की अवधारणा का वर्णन कीजिए, और भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता के रूप में शक्तियों का पृथक्करण या भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या हैं और उसके साथ में विधि का शासन आपसे पूछा जा सकता है। जैसे सेपरेशन ऑफ पावर का जो पिछली बार का सवाल आया था, वो आया था कि डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू यूएसए। आपसे सेपरेशन ऑफ पावर के विषय में, कंसेप्ट के विषय में पूछा गया था, लेकिन उसके साथ में यूएसए के पर्टिकुलर रेफरेंस को भी पूछा गया था, क्योंकि सिद्धांत वहीं से आया है। और हमारे यहाँ पर अगर कहें तो सेपरेशन ऑफ पावर स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया गया है। हमारे यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर के बजाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का ज़्यादा असर आपको दिखेगा। आपको शक्तियों के पृथक्करण के बजाय शक्तियों का बंटवारा हमारे यहाँ पर अधिक दिखेगा। भले लिस्ट अलग अलग बनी है, भले काम अलग अलग सबको बटे हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा इधर उधर सेपरेशन ऑफ पावर का जो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो ना करने की वजह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो सेपरेशन ऑफ पावर और जो लॉ आपका रूल ऑफ लॉ है, उसको दोनों को कायदे से पढ़ करके आइएगा। और उसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो इक्वेलिटी का और जो जस्टिस का जो सिद्धांत है, दोनों वो मिला करके एक बार इक्विटी का जो सिद्धांत है, रूल ऑफ इक्विटी का, कि समता का मतलब क्या है। समता और समानता दो अलग टर्म है, आप उसको ध्यान में रखिए कि इक्वेलिटी अलग टर्म है, इक्विटी अलग टर्म है। यहाँ पे जो आपके पास सवाल है वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड रूल ऑफ इक्विटी का है। रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहाँ फॉलो होता है, आप सुनते होंगे किसी ट्रिब्यूनल के बारे में। तो जो ट्रिब्यूनल है जैसे CAT है या जो आर्बिट्रेशन वगैरह है, तो उसमें प्रोसीजरल लॉ को फॉलो ना करने के बजाय प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और रूल ऑफ इक्विटी से वहाँ पर चीज़ें गवर्न होती हैं, वहाँ से चीज़ें उससे संचालित होती हैं। तो थोड़ा सा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के ऊपर, रूल ऑफ इक्विटी के ऊपर भी ध्यान दीजिएगा। और जिस समय आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सैलिएंट फीचर पढ़ रहे हैं, उस समय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सैलिएंट फीचर के रूप में ही विधि का शासन और सेपरेशन ऑफ पावर पढ़ लीजिएगा, तो दोनों चीज़ें आपकी तैयार रहेंगी। हायरार्की ऑफ कोर्ट्स को लेकर के सवाल हमेशा रहा है। पिछले बार के अगर सवाल की बात करें, अंतिम वर्ष के सवाल की बात करें, तो सवाल आया था कि राइट अबाउट जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया रिगार्डिंग आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्टिकुलरली। सवाल आया था कि संविधान के अनुच्छेद 226 के विशेष संदर्भ में भारत के उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के विषय में लिखिए। तो आप तैयार रहिए जुरिसडिक्शन को लेकर के और हायरार्की को लेकर के। और हायरार्की आप जब पढ़ रहे हो तो नीचे से ऊपर तक सिविल जज जूनियर डिवीजन फर्स्ट क्लास से लेकर के, और प्रयास करिए कि आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक की हायरार्की को जानते रहिए, ताकि अगर वो हायरार्किकल सिस्टम आपका ग्राफ बनाने को आ जाए तो बहुत बढ़िया वो आपके लिए, वो ग्राफ बनाने से आपको बहुत बढ़िया नंबर मिल जाते हैं और आपका सवाल भी जल्दी हो ही जाता है। चौथी यूनिट से अगर हम सवाल देखें तो यूनाइटेड नेशन की जो एजेंसीज हैं और उनके जो फंक्शंस हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको लेकर के हमेशा से सवाल आता रहा है। और अगर पिछली बार की बात करें तो सवाल आया था कि डिस्क्राइब मेन ऑर्गन्स ऑफ UNO इन ब्रीफ एंड ऑल्सो टेल अबाउट देयर ग्लोबल इंपॉर्टेंस इन पीस कीपिंग इन द वर्ल्ड। संयुक्त राष्ट्र संघ में मुख्य अंगों की जो विषय में संक्षेप में लिखिए, उनके जो मुख्य अंग हैं उनके विषय में संक्षेप में लिखना था, और विश्व में शांति बनाए रखने में उनकी भूमिका कैसी रही है। तो सवाल आपसे इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि जनरल असेंबली का काम, सिक्योरिटी काउंसिल का काम, या हाल के समय में सिक्योरिटी काउंसिल UN के जो पीस कीपिंग का जो एजेंडा है उसको तय करने में, उसको संरक्षित करने में, उसको संवर्धित करने में किस हद तक सफल रह पाई है, किस हद तक सफल हो पाई है। उसके बाद जो आपका अगला सवाल है इंटरनेशनल टेररिज्म को लेकर के, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को लेकर के, पीस सिक्योरिटी का जो कंसर्न है उसको लेकर के, बैलेंस ऑफ पावर को लेकर के, कि किसी भी देश के पास शक्ति का आत्यंतिक शक्ति नहीं होनी चाहिए, शक्तियों का एक बैलेंस है वो बना होना चाहिए। अब जैसे पिछली बार एक सवाल आया था सार्क पे टिप्पणी करने के लिए, सार्क मीन्स जो एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, और इंटरनेशनल टेररिज्म पर, तो प्रयास करिए कि आप इंटरनेशनल टेररिज्म में, पीस सिक्योरिटी में एक सवाल की उम्मीद करते हैं कि वहाँ से एक सवाल आएगा, तो उस टॉपिक को भी कायदे से पढ़ करके जाइएगा। वहाँ के सवाल को अगर हम देखें तो जैसे सवाल आया है कि
अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद क्या है, इसकी प्रकृति एवं विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। और जो संगठनों की अगर बात करें तो विश्व व्यापार संगठन आपके लिए जरूरी है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए जरूरी है, यूरोपियन यूनियन आपके लिए जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, और सार्क आपके लिए जरूरी है। IMF और वर्ल्ड बैंक में अंतर कभी कभी पूछा गया है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में और वर्ल्ड बैंक में अंतर क्या है, दोनों की कार्यप्रणाली में क्या अंतर है, दोनों का काम, दोनों का नाम सुनने में एक जैसा लगता है लेकिन उसमें अंतर है, तो वो क्या है। और जहाँ पे आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन को पढ़ रहे हैं, वहाँ पर प्रयास करिए कि थोड़ा सा जुडिशल रिव्यू के विषय में भी जानते आइए कि जुडिशल रिव्यू करने की उनकी जो शक्ति है, जो क्षमता है, वो कैसी है। तो मुझे लगता है ये आपके थर्ड सेमेस्टर का जो पहला पेपर है पॉलिटिकल साइंस थर्ड का, उसके लिए पर्याप्त सवाल हैं। यहाँ से सवालों से आपको मदद मिलने की उम्मीद है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। अगला पेपर आपका मुझे लगता है कॉन्स्टिट्यूशन का है, या जो भी प्रश्न पत्र है मैं उसको लेकर के जल्दी आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद, प्रणाम।